नमस्कार, मैं शिशिर सबकी खबर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दर्शकों, हम आपको काफ़ी पीछे ले जाना चाहते हैं। 2016, 17, 18 में आपको याद होगा चुनावी माहौल में 4 युवा चेहरे बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए थे और जिनकी सक्रियता के कारण ये विसल ब्लोअर थे, आरटीआई एक्टिविस्ट थे और इनकी सक्रियता के कारण सरकार कांपती थी। ये कहाँ किस मुद्दे पर, चाहे व्यापक घोटाला हो, भ्रष्टाचार के दूसरे मामले हो, ये इतना ज़्यादा सक्रिय थे कि सरकार बहुत परेशान हो गई थी। और आपको शायद 18 के जो परिणाम आए थे उसमें इन चारों युवाओं का बहुत बड़ा असर था। सत्ताधारी दल सत्ता से बाहर हो गया था। ये आनंद राय जी, इसके अलावा प्रशांत पांडे जी और फिर आशीष चतुर्वेदी और अजय दुबे जी, ये 4 युवा थे। और अगर अब 2023 में हम फिर चुनावी मुहाने पर खड़े हुए हैं, ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी सक्रियता कहाँ पर है? हम अपने दर्शकों को वरिष्ठ पत्रकार अग्निबाण के संपादक श्री रविंद्र जैन जी के पास ले चलते हैं और वो आपको डिफाइन करेंगे, समझाएंगे कि ये चारों युवाओं का क्या रोल था 16, 17, 18 में और अब 23 में ये कहाँ पे है। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों को कम से कम विस्तार से ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि ये चारों युवक आने वाले समय में पहले जब सक्रिय थे और अब ये क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, इसके बारे में आप विस्तार से। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है शिशिर जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। 2018 में हम लोगों ने ये देखा था कि जो विसल ब्लोअर थे, चाहे वो प्रशांत पांडे जी हों, आनंद राय जी हों, आशीष चतुर्वेदी जी हों या अजय दुबे जी हों, इन चारों से तत्कालीन सरकार इसलिए घबराती थी। ये चारों बड़े ईमानदार, चारों ही ने सरकार के पर जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, सरकार को हिलाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जब 2023 में हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, तब ये चारों युवा कहाँ हैं, ये जानने का जिज्ञासा न केवल मुझ में, आप में या हमारे पाठकों में भी है और मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता में भी है। तो मैं बताना चाहूंगा, मैंने इस बारे में जब पता लगाया तो डॉक्टर आनंद राय आज भी एक्टिव है, शासकीय सेवा से शायद अभी निलंबित हो चुके हैं। वो सरकार उनके खिलाफ लगी है, अभी उनको 2-3 महीने जेल में भी रखा है एक मामले में। और आनंद राय इस समय लगभग पूरा फुल टाइम वर्क कर रहे हैं जयेश के साथ मिलकर, और इस बार वो चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। इस बार एक बात और नई हुई है कि आनंद राय ने चुनाव से पहले भीम आर्मी को मध्य प्रदेश में एंट्री कराई है। भीम आर्मी का जो भोपाल में सबसे बड़ा प्रदर्शन अभी हुआ है, मिट्टल जो उसमें दशहरा मैदान, बीएचएल के दशहरा मैदान पे, जहाँ लगभग 50,000 से ज्यादा लोग आए थे, उसके पीछे कहीं ना कहीं आनंद राय का दिमाग था। आनंद राय ने 3 लोगों को एक करने की कोशिश की है, भीम आर्मी को, ओबीसी महासभा को और जयेश को। ये 3 एक हो चुके हैं, वो ये कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि चुनाव आते आते ये तमाम सारे जो संगठन जो आनंद राय ने तैयारी की है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य कांग्रेस को हराना नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना है। भारतीय जनता पार्टी ने आनंद राय को जेल भेजा है, तो उनकी पहली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अभी टाइम है, देखना होगा कि क्या होगा। दूसरे सबसे एक्टिव जो युवक थे उस समय, विसल ब्लोअर थे, प्रशांत पांडे जी। प्रशांत पांडे वाकई आईटी के जानकार थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो, और उन्होंने जिस तरह से इन मुद्दों को उखाड़ा था, क्योंकि व्यापक घोटाला पूरा का पूरा यदि किसी ने उठाया था, किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट जा सकता है नंबर 1, वैसे तो बहुत थे, तो उसमें प्रशांत पांडे जा सकता है। प्रशांत पांडे और आनंद एक ही मतलब ये 2 शरीर एक जान भी कह सकते हो, इन दोनों ने मिलकर मेहनत की थी। लेकिन हमारी सूचना यह है कि अब प्रशांत पांडे ने लंबे समय से मध्य प्रदेश छोड़ दिया है, वो इस समय दिल्ली में है। और वरिष्ठ वकील जो इस समय सपा से राज्यसभा सदस्य हैं, कपिल सिब्बल का पूरा आईटी का काम वो देखते हैं और उन्होंने अपने आप को वहां सीमित कर लिया है। मुझे लगता है कि उनके एक तरह से उनका जो रिसर्च वर्क है, कपिल सिब्बल जी का जो आईटी का काम है, वो पूरा काम इस समय प्रशांत पांडे देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2023 में प्रशांत पांडे की कोई भूमिका होगी। और नंबर 3 जो आपने बताया, जो ग्वालियर के एक बहुत युवा थे, हमने कई बार उनको साइकिल पे देखा। पिछले लंबे समय से हाईकोर्ट के आदेश पे उन्हें सुरक्षा दी गई थी, आशीष चतुर्वेदी जी। आप देखेंगे कि आशीष चतुर्वेदी साइकिल से चलते थे और उनकी साइकिल के डंडे पे या उनके पीछे एक पुलिस वाला बैठा रहा करता था। ये फोटो बहुत वायरल हुए, आप लोगों को याद आ जाएगा, एक पतली दुबला एक युवा। लेकिन आशीष चतुर्वेदी ने भी सरकार को हिलाया तो बहुत था। आशीष चतुर्वेदी मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के विस्तारक थे, और जब उनकी मां को कैंसर हुआ, उसके बाद में उन्हें पता चला कि जो डॉक्टर्स हैं या कितना फर्जीवाड़ा इस समय मेडिकल कॉलेजों में या विश्वविद्यालय में चल रहा है, तो वो
कहीं ना कहीं संघ से बागी हुए, उन्होंने शिकायतें की, आरटीआई से जानकारियां निकाली और पूरे व्यापम मामले में जो भ्रष्टाचार ग्वालियर चंबल संभाग में हुआ उसे उजागर करने का काम आशीष चतुर्वेदी ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य से 4-5 महीने पहले आशीष चतुर्वेदी को कुछ ऐसी बीमारी हुई तो वो दिल्ली में एडमिट रहे। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा ने उनकी थोड़ी बहुत मदद की है इलाज कराने में, लेकिन अभी भी वो आश्वस्त हैं। वो ग्वालियर में रह रहे हैं अपने निवास पर। कुछ दिन पहले आउटलुक ने उन पर एक स्टोरी की है उनके जीवन पर, लेकिन वो उस तरह से सक्रिय नहीं है जैसे 2018 में थे। अभी आशीष चतुर्वेदी का स्वास्थ्य उनके पक्ष में नहीं है, तो लगता नहीं है 2023 में उनकी कोई भूमिका होगी। प्रशांत पांडे और आशीष चतुर्वेदी मुझे लगता नहीं कि 2023 में सरकार के लिए कोई आफत बनेंगे या चुनौती बनेंगे। और तीसरा नाम आपने बताया अजय दुबे। अजय दुबे साहब तो मध्य प्रदेश में आरटीआई का मास्टरमाइंड कह सकते हैं। आरटीआई की जितनी जानकारी उनको है, जितनी आरटीआई उन्होंने लगाई, शायद मध्य प्रदेश में उनके मुकाबले दूसरा व्यक्ति नहीं है। आरटीआई को जिंदा रखने के लिए, आरटीआई को लागू करने के लिए, आरटीआई के निर्णय पक्ष में हो, इसके लिए अजय दुबे ने अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन इस समय अजय दुबे जी भी खामोश है। क्यों खामोश है मुझे नहीं पता है, लेकिन अजय दुबे भोपाल में रह रहे हैं, कोलार रोड पर सबसे अंत में उनका निवास है। और इस कुछ मुद्दों को छोड़कर वो बड़े बड़े मुद्दे उठाना उस समय उन्होंने एक तरह से तटस्थ भाव में हैं। वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, ना ही वो कांग्रेस के पक्ष में हैं। ये बात तय है कि कांग्रेस ने उनको पहले पद दिया था, लेकिन उस समय ही उन्होंने जब कांग्रेस की कमियों को उजागर किया तो उन्हें पद से हटाया गया था। इस समय वो अजय दुबे साहब पूरे तटस्थ भाव से काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जैसी थी वैसी है, लेकिन खुलकर वो सरकार के खिलाफ हमें दिखाई नहीं देते हैं, तटस्थ भाव रखे हुए हैं। अंदर से बहुत मैंने जो अभी लास्ट उनसे मुलाकात हुई है वो अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के जितने मुद्दे हमने उठाए वो असरकारक जितना होना चाहिए उतना असर नहीं हुआ है। दुश्मनियां बहुत हुई लोगों से उनकी भी, लेकिन यह तय है कि उनकी जो ईमानदारी है, उनका जो समर्पण है वो आज भी कायम है। वो अपने परिवार के साथ में भोपाल में निवास कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2023 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हाँ, कोई संगठन यदि भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ता है तो उस संगठन को सहयोग देने को तैयार रहेंगे, खुद अगुवा बनेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो ये जो आपका सवाल था कि हमारे चारों विशल बिलोर आखिर कहाँ हैं, तो चारों विशल बिलोर हैं ईश्वर की कृपा से, लेकिन आनंद राय जी को छोड़कर उन तीनों विशल बिलोर मुझे नहीं लगता कि 2023 में सरकार के लिए कोई परेशानी पैदा करेंगे। बिल्कुल रविंद्र जी, दर्शकों आपको जो जिस तरीके से रविंद्र जी ने आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि यह एक समय नायक थे और इन्होंने अपना पूरी जिस तरीके से इन्होंने सत्ताधारी दल की चूल्हे हिलाने का काम किया था। लेकिन जैसा रविंद्र जी ने बताया कि 3 अभी कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से 2 अस्वस्थ हैं, एक किसी साइलेंट हो गए हैं किसी वजह से, या वो नहीं नेतृत्व करना चाहते हैं। आनंद राय अभी भी हैं और आनंद राय इतना मादा रखते हैं, उनकी सक्रियता देखी है, क्योंकि वो लगातार संघर्ष करते हैं और जयस जिस संगठन के माध्यम से वो प्रयास कर रहे हैं वो कई क्षेत्रों में बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अगर आपको ये लगता है कि रविंद्र जी ने जो आपको जानकारी दी है ये आपको नई रोज रोज अच्छी जानकारी मिलती है, तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको लगे कि कमेंट बॉक्स में जाके आपको कुछ सुझाव देना है तो आप जरूर दे सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। रविंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।